प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं B.Sc की फोरियर सीरीज। और पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि हमने फोरियर सीरीज की स्टेटमेंट और उसको एक्सप्लेन किया था। आज हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई फोरियर थ्योरम या फोरियर सीरीज की लिमिटेशंस क्या है, कमियाँ क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, हम उनकी बात करेंगे। और फिर देखो कुछ बेनिफिट्स भी हैं फोरियर सीरीज के, उनको हम उसके बाद देखेंगे यही। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं लिमिटेशंस क्या है। कई बार पेपर में पूछा जाता है, यानी कि लिमिटेशंस ऑफ फोरियर थ्योरम या फोरियर सीरीज। प्यारे बच्चों, जब हमने आपको फोरियर थ्योरम की स्टेटमेंट दी थी तब बताया था कि अगर हम किसी फंक्शन को फोरियर थ्योरम से एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। उन कंडीशंस को हम ये देखिए डायरेक्ट कंडीशंस कहते हैं। अब मैं आपको ये कंडीशंस बताऊंगा, जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे उन्हीं फंक्शंस को हम फोरियर थ्योरम के द्वारा एक्सपेंड कर पाएंगे, बाकियों को नहीं। तो यानी कि बाकियों की जगह वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा और वो उसकी लिमिटेशंस में काउंट हो जाएगा। ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैन बी एक्सपेंडेड by Fourier theorem if it satisfy। पहली कंडीशन क्या है, ये तीन कंडीशन ही मेन है। पहली तो ये है कि वो जो फंक्शन है ना वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। इफ इट इज, यानी वो फंक्शन जो है इट इज सिंगल वैल्यूड, ये पहली कंडीशन है। इसका मतलब आप समझ लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत जरूरी है। ये देखिए, अब मैं एक फंक्शन ले रहा हूं यहां पर, इसको समझना जरा आप। इधर हम मान लेते हैं टाइम ले रहे हैं और ये हमारा कोई फंक्शन है ft। ये सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, यानी कि जैसे सपोज कीजिए यहां पर कोई ये पर्टिकुलर टाइम है और ये फंक्शन कुछ इस तरह से है। इस देखिए, अब यहां पर आप देखिए कि इस टाइम पर इस फंक्शन की ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है और ये वैल्यू भी है, यानी कि एक से अधिक वैल्यू हो गई। इसलिए इस तरह का फंक्शन जो है ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं कहलाता है और हमारा जो ये फोरियर सीरीज है या फोरियर थ्योरम है वो इस पर अप्लाई नहीं हो सकता, यानी कि नॉट अप्लीकेबल। यहां पर हम अपनी फोरियर थ्योरम को अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सिंगल वैल्यूड नहीं है, नॉट अप्लीकेबल। ये हमारी पहली डायरेक्ट कंडीशन हो गई। इस पर फंक्शन हाँ किन के लिए अप्लीकेबल होता है वो देख लीजिए। इधर देखिए, हम फंक्शन मान लो ओमेगा टी ले लेते हैं और ये हमारा फंक्शन, तो ये ऐसा फंक्शन होना चाहिए। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि यहां पर एक टाइम पर एक ही वैल्यू है। इस तरह के फंक्शन को हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। जो ये फोरियर थ्योरम है वो इस तरह के फंक्शंस के लिए ही एप्लीकेबल होती है। पहला पॉइंट तो प्यारे बच्चों ये होता है। दूसरा पॉइंट जो है या दूसरी जो कंडीशन है डायरेक्ट कंडीशन, वो ये है कि जो फंक्शन है ना वो फाइनाइट होना चाहिए, और या यूं कह सकते हैं वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस होना चाहिए, किसी भी जगह पर उस फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। मैं वो भी आपको बताता हूं, कंटिन्यूअस एंड फाइनाइट। कंटिन्यूअस एंड फाइनाइट, इसका मतलब समझ लीजिए। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये फंक्शन है, इधर हमने टाइम ले लिया और इधर फंक्शन है ये हमारा ft। अब किसी पर्टिकुलर टाइम पे देखिए फंक्शन कुछ इस तरह से हो गया है, ये देखिए, और फिर ये, यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम पर आप जरा देखिए, यहां पर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, दोनों कर्व। तो इसके ऊपर हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखिए
फंक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी एट टी इक्वल टू, यानी कि इस टाइम के ऊपर, इस जहां किसी फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए उस पर हमारा जो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और फोरियर थ्योरम जो है उस पर अप्लीकेबल नहीं होती, यानी कि नॉट अप्लीकेबल। कौन अप्लीकेबल नहीं है? फोरियर थ्योरम को अप्लाई करना, फोरियर थ्योरम की सहायता से उस फंक्शन को एक्सपेंड करना अप्लीकेबल नहीं है, इसलिए ये फाइनाइट होना चाहिए। और तीसरी बात प्यारे बच्चों बहुत जरूरी भी है कि जो फंक्शन है वो पीरियोडिक होने चाहिए। पीरियोडिक का मतलब होता है कि कोई फंक्शन जो है इक्वल टाइम के बाद आइडेंटिकली रिपीट होना चाहिए। जैसे साइन वेव है, कोसाइन वेव है, जिन्हें हम सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस कहते हैं, इस तरह का होना चाहिए। इक्वल टाइम के बाद वो आइडेंटिकली रिपीट होना चाहिए। इस टाइप से देखिए आप, मैंने पहले भी बताया था, फिर बता देता हूँ। ये टी और यहाँ पर देखिए ये हमारा फंक्शन है और ये फंक्शन कुछ इस तरह का होना चाहिए। आप देख रहे हैं 0 t/2 फिर t। इस t के बाद, इस टाइम पीरियड के बाद ये फिर से रिपीट हो गया है आइडेंटिकली। यहाँ के बाद ये 2t हो गया है और इसके बाद ये फिर रिपीट हो जाएगा। तो इस तरह के फंक्शंस के लिए ही हमारा जो फोरियर सीरीज है या फोरियर थ्योरम है वो अप्लीकेबल होती है। कई बार पूछी जाती हैं, ये वो कंडीशंस हैं जो कि फोरियर सीरीज के द्वारा उन फंक्शंस को एक्सपेंड किया जाता है जो इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। यानी कि पहली बात है कि वो फंक्शन सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, दूसरा वो फाइनाइट और कंटिन्यूस होना चाहिए और तीसरा पीरियोडिक होना चाहिए। और इनके बारे में मैंने आपको बता दिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं तो आप इनको इस तरह से लिख देंगे। अब हम देख लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है और जब हम आने वाले टाइम में न्यूमेरिकल्स करेंगे इन्हीं फोरियर थ्योरम और फोरियर सीरीज पर, जो डिफरेंट इंटरवल्स में होंगी, तो उनकी कुछ एप्लीकेशंस क्या हैं। 1 बाय 1 करके कई बार 1 या 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे, या तो लिमिटेशंस हैं तो 2 नंबर की पूछेंगे, और एप्लीकेशन है वो भी 1, 2, 3 नंबर में पूछी जा सकती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारी कि व्हाट आर दी एडवांटेज या एप्लीकेशंस ऑफ फोरियर थ्योरम। आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोट्स जरूर बनाएं। जब अपने नोट्स अपने हाथ से बनाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और नहीं तो फिर आपके जो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ से आप इन नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फोरियर थ्योरम। प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा अभी आगे चल के हम कुछ फंक्शंस को एक्सपेंड करेंगे जहां हम फोरियर थ्योरम को अप्लाई करेंगे। आप देखें कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। क्या क्या हैं, कुछ लिस्ट बना लीजिए। 2 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उनको क्या लिखोगे। पहली बात तो देखिए, आप कहेंगे कि जो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है तो उसे हम x की पावर के द्वारा एक्सपेंड कर सकते हैं। टेलर्स थ्योरम में आपने पढ़ी थी, यानी कि मैं ये बात यहाँ लिख देता हूँ। और हमारी फोरियर थ्योरम की वहाँ क्या इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे। व्हेन ए फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस, then it can be expanded in powers of x by Taylor's theorem. ये तो हुई एक सिंपल बात, यानी कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। लेकिन फोरियर थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू एक्सपेंड बोथ फॉर कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस अंडर सर्टेन कंडीशंस, जो हमने अभी पीछे बताई हैं। यानी वो पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। बट फोरियर थ्योरम
कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन both continuous and discontinuous functions under certain conditions। अरे बच्चों देखिए, आपने देखा कि जो टेलर्स थ्योरम थी उससे सिर्फ हम उन फंक्शंस को एक्सपेंड कर सकते हैं x की पावर में जो कंटिन्यूस है और उनका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है। लेकिन जो हमारी जो फोरियर थ्योरम है ये दोनों तरह के, कंटिन्यूस हो और या डिसकंटिन्यूस हो, लेकिन कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो तो हम उन्हें फोरियर थ्योरम के द्वारा एक्सपेंड कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो आपने ये अच्छी तरीके से देखा। तो सोल्व, प्यारे बच्चों, कुछ कॉम्प्लेक्स वेव्स होंगी जिसको आप देखेंगे, उनको एनालाइज करने के लिए, उनको सोल्व करने के लिए हम फोरियर थ्योरम को यूज करते हैं। साउंड क्वालिटी कैन बी expressed in terms of harmonics। प्यारे बच्चों ये भी बात है, और ये और चीज़ें जैसे मान लो एस्ट्रोनॉमी में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। इट इज यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। उनकी स्टडी करते हैं, जैसे टाइड्स वगैरह आते हैं, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की वेव्स पैदा होती हैं अर्थक्वेक के दौरान। क्यूक्स एक्स्ट्रा के दौरान कुछ बहुत टाइप की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की जो वेव्स पैदा होती हैं उनका मिक्स करके एक कॉम्प्लेक्स वेव्स बनती हैं। उनको एनालाइज करने के लिए हमारी फोरियर थ्योरम ही यूज में आती हैं। तो प्यारे बच्चों देखा आपने कि फोरियर थ्योरम के अगर एप्लीकेशंस पूछते हैं, एडवांटेज पूछते हैं, तो ये चीज़ आप लिख देंगे। आप कहेंगे कि कुछ फंक्शंस जो खुद और उनके डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस होते हैं तो उन्हें तो हम टेलर्स थ्योरम के द्वारा x की पावर के रूप में एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी फोरियर थ्योरम की ये एप्लीकेशन है कि इसमें चाहे वो कंटिन्यूस हो या डिसकंटिन्यूस हो, लेकिन कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो तो उन्हें हम फोरियर थ्योरम के द्वारा एक्सपेंड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सी कॉम्प्लेक्स वेव्स जो अभी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, उन्हें सोल्व भी करेंगे, उन्हें हम फोरियर थ्योरम के द्वारा ही एक्सपेंड कर पाते हैं। और कुछ और वेव्स हैं जो म्यूजिकल साउंड होती हैं, देखिए, जिन्हें हम हार्मोनिक्स के रूप में एक्सप्लेन करते हैं, उनको भी एनालाइज करने के लिए हम फोरियर थ्योरम का ही यूज करते हैं। साथ में आप देखा होगा कि एस्ट्रोनॉमी, अर्थक्वेक्स, इनमें जो वेव्स क्रिएट होती हैं डिफरेंट टाइप्स की और एक कॉम्प्लेक्स वेव्स बनती हैं, उनको एनालाइज करने के लिए भी हम फोरियर थ्योरम का ही यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये थी एडवांटेज और डिसएडवांटेज या कुछ लिमिटेशंस। कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित पूछें तो आप पेपर में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य आप समझ ही सकते हैं कि पूरी 100% स्कोरिंग करना ये हमारा टारगेट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ और फोरियर थ्योरम्स, फोरियर सीरीज, जैसे -π to +π, -L to +L, तो उनके लिए, और फिर हम उसको अप्लाई करेंगे अपने रेक्टिफायर्स में, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, यानी आने वाले जो टॉपिक्स हैं, जो लेक्चर्स हैं, वो फोरियर थ्योरम को और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो प्यारे बच्चों अपने इन दोनों ही चैनल्स को, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सब्सक्राइब करके रखिए, सहेज करके रखिए, और आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए उसके ज़रूरी है कि आप बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, और अच्छा लग रहा है तो आगे आप अपने दूसरे साथियों में शेयर करें, क्योंकि अच्छी चीज़ हमेशा फैलनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।